दोस्तों गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जो जीएस फोर्थ पेपर है इथिक्स का, उसको लेकर के पूरा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो नोट्स बनाया गया है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, ये पूरी तरह जो है हार्डवर्क करके बनाया गया है, ट्रेंड एनालिसिस पर बनाया गया है। इसलिए सारे टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक हैं, ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक ना। हमने सिलेबस बताया था कि टोटल 8 वैल्यूम है। 8 वैल्यूम में जो पहला वाला वैल्यूम है नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, उसमें जो है ये हमारा सब वैल्यूम चल रहा है। इससे पहले 3 क्लास हमने ले लिया है, ये चौथी इथिक्स की क्लास है। आज का जो टॉपिक है आपका पर्यावरणीय नैतिकता, इन्वायरमेंटल मोरलिटी या इन्वायरमेंटल इथिक्स भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है ना। इतने समय इसकी प्रासंगिकता इसलिए बहुत ज्यादा है चूंकि लगातार जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, P1 PM 2.5 का तो स्तर इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा जल प्रदूषण, मृदा क्षरण जैसी तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो खाद्यान्न संकट से लेकर के जो है आपके स्वास्थ्य स्तर तक प्रभावित कर रही हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ना, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। फिलहाल आते हैं इसकी थोड़ा सा परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा क्या हो सकती है, आप अपने से जरा बनाइए कि किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राष्ट्र, किसी कानून, किसी संविधान के द्वारा या किसी नैतिक मूल्य, इनसे सृजित नैतिक मूल्यों के द्वारा जब पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किया जाए एक सेवा भावना से, एक अंतःकरण की भावना से, तो उसको हम पर्यावरणीय नैतिकता बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा गया है ये हमको पढ़ना है। आते हैं जरा देखते हैं कि परिभाषा में क्या है। तो परिभाषा में कह रहा है कि पर्यावरण नैतिकता वह नैतिक सिद्धांत है जो मानव को पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सतत उपयोग के लिए नैतिक जिम्मेदारियों की समझ प्रदान करते हैं। ये आपकी जो है पर्यावरणीय नैतिकता की परिभाषा हो गई। तो सवाल है कि इसके कुछ उदाहरण हमको सर बता दीजिए। तो इसके जो उदाहरण है, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, जैसे बिश्नोई समाज बड़ा ही पर्यावरण के नजदीक रहता है और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करता है बार बार, तो ये पर्यावरणीय नैतिकता इनमें भरपूर भरी हुई होती है। ऐसे सरकारी स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरणीय नैतिकता के लिए। तो ग्रीन इंडिया मिशन लाया गया है, पीएम वन प्रबंधन योजना, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था तो उतने समय जो है एक पेड़ मां के नाम की एक अनाउंसमेंट की थी कि सारे लोगों को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए अपने मां के नाम। ठीक है ना। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पर्यावरणीय नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। ऐसे जो संवैधानिक स्तर है उसमें आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 तो जीवन जीने की स्वतंत्रता हमको देता है। लेकिन भाई जीवन जी तो हम तभी पाएंगे ना जब हमारा पर्यावरण कैसा होगा, स्वच्छ होगा। एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आया था और उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन जीने की स्वतंत्रता का एक पार्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 48A क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। इसमें राज्य का यह कर्तव्य बनाया गया है कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। ऐसे ही आपका 51AG में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आप जानते ही हैं कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है, उनमें से एक मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर भारतीय नागरिक प्रयास करेगा। तो ये कुछ हमने उदाहरण बता दिए हैं। ठीक है भैया। तो सवाल है कि जो पर्यावरणीय नैतिकता है इसकी जरूरत क्यों है। ये जो शब्द है हमने बड़ा ही इसको खोज करके डाला है, मेहनत करके डाला है, तो इसको आप जरूर रट लें, पर इसको तैयार कर लेना आप। क्या है कि आधुनिक युग में औद्योगिकरण के रथ पर सवार व्यक्ति प्रजातीय श्रेष्ठता, स्वार्थवाद, सुखवाद जैसे निकृष्ट दार्शनिक विचारों और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों से वशीभूत होकर पर्यावरण का विनाश करने पर तुला हुआ है। मानव के इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप कुछ जो है चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। क्या चीजें, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब सारी चीजें, मृदा क्षरण, ओजोन क्षरण, जीव जंतु एवं वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं। ऐसे ही पृथ्वी की जो जैविक क्षमता है वो भी लगातार घट रही है, कम हो रही है। खाद्यान्न संकट अलग से बढ़ रहा है, भुखमरी अलग से बढ़ रहा है। तो ये सब सारी चीजें चूंकि परिणाम के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, हमारा चूंकि पर्यावरण डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस कारण जो है जैव विविधता का ह्रास, तमाम सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जिसके लिए पर्यावरणीय नैतिकता की क्या है, जरूरत है। तो सवाल है कि इसकी प्रासंगिकता क्यों है। प्रासंगिकता तो इसलिए है ना चूंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसलिए प्रासंगिकता इसकी बढ़ गई है। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, सो प्रासंगिकता बढ़ गई है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण के दुष्परिणाम, इनके कारण जो है पर्यावरण नैतिकता की प्रासंगिकता जो है वो क्या है, बढ़ गई है। ऐसे ही मानवता का जो पारिस्थितिकी पदचिन्ह है वो लगातार बढ़ रहा है, जबकि जैविक क्षमता लगातार कम हो रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि एक कोई अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र ये बोल रहा है कि 10 लोगों का हम खाद्यान्न, 10 लोगों की एनर्जी, 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन वगैरह उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब पदचिन्ह बढ़ रहा है, तो इस क्षेत्र की एक उत्पादन क्षमता होगी ना भैया। तो उत्पादन क्षमता लगातार घट रही है और पारिस्थितिकी पदचिन्ह लगातार बढ़ रहा है।
तो ये बता रही है, एक रिपोर्ट आई थी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, उसने बताया था कि 2030 तक अगर यही दशा रही उपभोक्तावादी और सुखवादी और स्वार्थवादी प्रवृत्ति की, तो आने वाले 2030 तक हमको 2 पृथ्वी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है भैया, तो ये सब हमने जो है पर्यावरणीय नैतिकता को लेकर देखा। पर्यावरणीय नैतिकता, उसका इंपॉर्टेंस किन किन अर्थों में है, तो किन किन अर्थों में है ये हम पॉइंट के रूप में आपको दर्शा दिए हैं। तो इसमें पहला वाला जो पॉइंट है कि धाड़ी या संपोषणी विकास, सीधी सी बात है कि ये धाड़ी या संपोषणी विकास को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि जो भौतिक संसाधन है, जो पर्यावरण के उपभोग हैं, उत्पाद हैं, उनका इस कदर हम प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, तो धाड़ी विकास या संपोषणी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। फिर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में आपको मददगार साबित होगा। ठीक है ना, जैविक क्षमता पृथ्वी की बढ़ेगी, भूखमरी खाद्यान्न संकट से लड़ने में मददगार होगा। इसके अलावा जो एसडीजी लक्ष्यों के ए अनुरूप है, एसडीजी लक्ष्य क्या है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए और सारे जो है देशों को यह कहा गया कि वर्ष 2030 तक इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। 17 सतत विकास लक्ष्यों में जो है गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, तमाम सारी चीजें थी। उनमें से जो है अगर फॉलो किया जाए तो पर्यावरणीय नैतिकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसे में जो एसडीजी लक्ष्यों के जो है ये अनुरूप हमको दिखाई पड़ेगा। वैसे ही वन्य जीवों का संरक्षण, ये इसका महत्व होगा कि भाई पर्यावरण हमारा बचा रहेगा तो वन्य जीव भी बचे रहेंगे ना भैया। जैव विविधता में जो है वृद्धि देखी जा सकेगी और अंतर पीढ़ी उत्तरदायित्व बढ़ेगा। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि जब हमारी नैतिक जिम्मेदारी, आज के आधुनिक पीढ़ी की जब नैतिक जिम्मेदारी होगी, हमारे आपकी जिम्मेदारी होगी कि हम पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयास करें, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे तो सीखेंगी ना कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो मतलब कि पिता थे या फिर दादा थे, उन्होंने ये सब सारे काम किए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जो अंतर पीढ़ी उत्तरदायित्व है ये बढ़ेगा। पर्यावरण नैतिकता, इसका जो है ये इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि वैश्विक पहलें क्या क्या की गई हैं पर्यावरणीय नैतिकता के लिए। तो पेरिस जलवायु समझौता, इसको कोप 21 भी कहते हैं। यहां पर क्या था कि जो पूर्व औद्योगिकरण है, पूर्व औद्योगिकरण मतलब कि जो पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड वगैरह में जब औद्योगिकरण था लगभग 1885-86 लगभग उसके आसपास, तो वहां पर कहा गया कि जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर 21वीं सदी के अंत तक केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बहुत मैक्सिमम अगर बढ़ेगा तो केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इसको कोप 21 भी कहा जाता है, पेरिस जलवायु समझौता। तो यहां पर एक जो है प्रतिबंध लगाया गया देशों के ऊपर कि आप जो है ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। तो कुल मिला जुलाकर ये भी पर्यावरणीय नैतिकता का एक बेहतर जो है वैश्विक स्तर पर पहल है। वैसे ही एसडीजी जो यूएन के द्वारा जो है एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ये वाला हमने बताया था ना कि 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, वो भी पर्यावरणीय नैतिकता का एक वैश्विक पहल अच्छी है। अर्थ चार्टर में भी जो है पर्यावरणीय नैतिकता को लेकर के बात की गई है। आईएसए की स्थापना, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में इसी पेरिस जलवायु समझौते में किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के अनुकूल ही बात करता है, एक ग्रीन एनर्जी की बात करता है, इसलिए पर्यावरणीय नैतिकता को फोकस करेगा। तो ये सब वैश्विक पहले हैं। तो सवाल है कि भारतीय स्तर पर क्या किया गया पर्यावरणीय नैतिकता के लिए। तो भारतीय स्तर पर पर्यावरणीय नैतिकता के लिए, जैसे भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति पूजा को महत्व देती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्रकृति पूजा की जाती है। यहां पर मतलब और भी देश होंगे, लेकिन जो प्रकृति पूजा है ना, ये नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता को सीधे तौर पे प्रोत्साहित करती है। भाई यहाँ पर बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और तमाम तुलसी की देखिए पूजा होती है। तो इससे क्या है कि एक तो काटा नहीं जाता है वो, तो पर्यावरण हमारा संरक्षित और सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके प्रकृति पूजा डायरेक्टली जो है पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जैसे नदियों को हम माता मानते हैं, जैसे गंगा माता, यमुना माता, है ना, नर्मदा माता, तो इसको माता मानते हैं तो हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हमारे एक जो है परिवार का एक सदस्य हो। तो यहां पर भी पर्यावरणीय नैतिकता बनी रहती है। ऐसे ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आया था। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन जीने का एक पार्ट बताया गया। तो यहां पर भी पर्यावरणीय नैतिकता को हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 48A जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें जो है कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करे। तो ये भी जो है संविधान के माध्यम से पर्यावरणीय नैतिकता का जो है हमको दिखाई पड़ता है उदाहरण। फिर जो है 51AG जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो यहां पर सीधी सी बात है कि हर नागरिक, हर भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य बनाया गया है कि वह पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही कानूनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम
1980 जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार कानून 2006, तमाम अधिनियम ला करके जो है पर्यावरण को संरक्षण करने का प्रयास किया गया, जो है पर्यावरणीय नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना भैया। फिर इसके अलावा कुछ आंदोलन है, आंदोलन वगैरह देखिए जरूर आप डालिएगा, जैसे चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन, चूंकि बिश्नोई जो समाज है ना वो पर्यावरण के सबसे ज्यादा करीब है, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करता है, वो पर्यावरणीय नैतिकता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर कोर्ट के द्वारा देखिए, अभी जो से न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा वहां पर भी कुछ चीजों को जो है पर्यावरण के डायमेंशन से, पर्यावरणीय नैतिकता से जो है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सरकार ने कुछ पैमाना तय किया है। ऐसे ही हमारा जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा नदी को एक जीवित इकाई माना है। अच्छा, जब जीवित इकाई आप मानेंगे तो मानव जैसे व्यवहार करेंगे, तो ना उसको दूषित करेंगे, ना उसके साथ जो है ना मतलब कि अतिक्रमण करेंगे उसका। तो ये जो है पर्यावरणीय नैतिकता के कुछ डिसीजंस हो गए। तो एक आपको बेहतर निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। क्या निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि पर्यावरणीय नैतिकता केवल वैज्ञानिक मुद्दा ही नहीं बल्कि नैतिक एवं दार्शनिक प्रश्न भी है, जो यह सिखाती है कि वह किस प्रकार पृथ्वी का संरक्षण करे कि मानव पर्यावरण संतुलन स्थापित किया जा सके। ठीक है ना भैया। जैसे पर्यावरणीय नैतिकता के संदर्भ में अगर आपको कोटेशन वगैरह कोई डालना हो तो कोटेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या है? एक थॉमस एक्विनास का कोटेशन है। ये क्या कहते हैं कि यदि प्राकृतिक और मानव निर्मित नियमों के बीच कभी अंतर्द्वंद की स्थिति आती है तो हमेशा प्राकृतिक नियमों को वरीयता देनी चाहिए। ये सबसे अच्छा आपका जो है पर्यावरणीय नैतिकता का कोटेशन हो सकता है। इसको आप जरूर डालें आंसर राइटिंग में। बाकी एक क्वेश्चन हमने दे दिया है आपको लिखने के लिए कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है। आधुनिक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में पर्यावरणीय नैतिकता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये चौथा क्लास है इथिक्स का। इससे पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं, उसको आप जरूर देखें, देन ये टॉपिक आपको ज्यादा समझ में आएगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद ये भी है कि आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट्स वगैरह भी करेंगे जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े।